सो हेलो एवरीवन, दिस इज शुभम गौर एंड बच्चों, आप देख रहे हैं मेरा चैनल। और आज के वीडियो में आपका स्वागत है। और आज जो हम टॉपिक ले रखा है बच्चों, हमने अरिथमेटिक प्रोग्रेशन करके हमने टॉपिक लिया है, जिसकी एक्सरसाइज 10 हम करने वाले हैं बच्चों। और आज ये हमारा फर्स्ट लेक्चर है अरिथमेटिक प्रोग्रेशन के ऊपर। तो स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। तो स्टार्टिंग में कुछ बेसिक्स की बात करते हैं। सबसे पहले ये जो वर्ड लिखा हुआ है इसकी बात करेंगे, प्रोग्रेशन क्या होता है। तो जो प्रोग्रेशन है वो एक तरह से एक सीक्वेंस होता है जो, हाँ, तो प्रोग्रेशन भी एक सीक्वेंस है जो अपने लास्ट टर्म का मतलब ये है कि अपने पीछे आने वाले टर्म एंड अपने से आगे आने वाले टर्म से रिलेटेड होता है। और इस तरह से रिलेटेड होता है कि उसके बीच में कोई ना कोई लॉ वर्क कर रहा होता है ना। तो इसको, इस तरह के सीक्वेंस को हम प्रोग्रेशन बोलते हैं। और जब इस लॉ में भी हम आगे जाएं तो उसको हम अरिथमेटिक प्रोग्रेशन का बोल सकते हैं, जब दो टर्म्स के बीच का डिफरेंस हमें सेम मिलता नजर आता है। अगर हम किन्हीं भी दो टर्म्स के बीच का डिफरेंस निकालें और अगर हमें वो सेम मिलता नजर आ जाएगा तो हम उसको अरिथमेटिक प्रोग्रेशन बोलते हैं, है ना। तो जैसे मैं एक एग्जांपल आपके सामने लेता हूँ। मैंने कहा कि मैंने 2 ले लिया, 4 ले लिया, 6 ले लिया, 8 ले लिया। इस तरह से मैंने एक सीक्वेंस बना लिया, या ऐसे बोल दो कि एक प्रोग्रेशन बना लिया। तो सबसे पहले बात आती है कि जो प्रोग्रेशन के लिए हमने बात की है, प्रोग्रेशन का मतलब क्या होता है। एक तरह का सीक्वेंस है जो कि अपने पिछले वाले टर्म से, कोई भी एक टर्म अपने पिछले वाले टर्म से एंड अपने आगे वाले टर्म से कुछ इस तरह से रिलेटेड होता है कि उसमें कोई ना कोई लॉ वर्क कर रहा होता है। ऐसे उसमें रैंडमनेस नहीं होती है। लॉ की बात कर रहे हैं तो हम ऐसे बोल सकते हैं, जैसे हम इस 4 की बात कर लें तो 4 के पहले जो टर्म आता है वो 2 है। तो 4 एंड 2 की बात करें तो इन दोनों में 2 का डिफरेंस है। देन हम 4 से 6 की तरफ जाएं तो इनमें भी 2 का डिफरेंस है। 6 से 8 की तरफ जाएं तो इसमें भी 2 का डिफरेंस है ना। तो हमने जैसे कि बात की है कि अरिथमेटिक प्रोग्रेशन हम किसे बोलेंगे कि दो टर्म्स के बीच में जो डिफरेंस है वो सेम होने वाला है। किन्हीं भी दो टर्म्स के बीच में आप डिफरेंस निकाल लो, वो सेम होने वाला है, इसलिए हम उसे अरिथमेटिक प्रोग्रेशन बोलते हैं। और इस डिफरेंस को हम अपने टर्म्स में कॉमन डिफरेंस बोलते हैं। और इस टर्म को फर्स्ट टर्म बोला जाता है। ये हमारा फर्स्ट टर्म है, ये हमारा सेकंड टर्म है। और इस तरह से ये बात आगे बढ़ती है। से ये थर्ड टर्म हो गया, ये फोर्थ टर्म हो गया, है ना। इस तरह से ये टर्म लिखे हुए हैं। कॉमन डिफरेंस, दो टर्म के बीच का जो डिफरेंस है उसको कॉमन डिफरेंस बोलते हैं। अच्छा, कॉमन डिफरेंस हम निकालते कैसे हैं? तो कॉमन डिफरेंस निकालने की बात आई तो हमने, अगर हमें दो टर्म्स दे रखे हैं फर्स्ट एंड सेकंड टर्म, तो हम सेकंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म करेंगे और उससे कॉमन डिफरेंस निकल आएगा। यही कॉमन डिफरेंस हम थर्ड टर्म माइनस सेकंड टर्म करके भी निकाल सकते हैं, है ना। इसी कॉमन डिफरेंस को हम फोर्थ टर्म माइनस थर्ड टर्म करके भी निकाल सकते हैं। तो इस तरह से हमें निकालना होता है, लास्ट माइनस सेकंड लास्ट में ऐसे करके कॉमन डिफरेंस निकलता है। इसको हम फर्स्ट टर्म बोलते हैं। फर्स्ट टर्म को जब आप रिप्रेजेंट करोगे तो आप ए से रिप्रेजेंट कर देना, है ना। और जब आप कॉमन डिफरेंस को रिप्रेजेंट करोगे तो आप स्मॉल डी से रिप्रेजेंट कर देना, ठीक है। इस तरह से रिप्रेजेंटेशन होता है। अब हम थोड़ा सा और आगे जाते हैं। तो हम आगे गए तो हम फिर से, मैं आपके सामने ये सीक्वेंस लिख रहा हूँ, तो हम यहाँ से कुछ और ऑब्जर्वेशन भी निकाल सकते हैं। जैसे कि आप देखो, हमने कॉमन डिफरेंस निकाला है। अगर हम सेकंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म करेंगे तो 4 माइनस 2 करेंगे तो 2 मिलेगा, है ना। तो हमारा कॉमन डिफरेंस क्या आया? 2 आया। इसका मतलब हमें जो अगला टर्म है वो 2 ऐड करके मिल रहा है। इसके बाद वाला जो टर्म है वो 2 ऐड करके मिल रहा है ना। इसके बाद वाला जो टर्म है वो 2 ऐड करके मिल रहा है। तो एक, अगर हम जनरल टर्म की सीरीज लिखें तो हम कैसे लिख सकते हैं? फर्स्ट टर्म को हमने ए बोला, है ना। अभी लिखा है हमने, फर्स्ट टर्म को हम ए से रिप्रेजेंट करते हैं। उसके बाद 4 आया। 4 आया कैसे? फर्स्ट टर्म में 2 ऐड करके आया। तो फर्स्ट टर्म हो गया ए, और ये जो 2 है वो हो गया डी। ए प्लस डी करके हम सेकंड टर्म लिख सकते हैं। ये वाली बात आई, ठीक है। अब और आगे गए हम तो यहाँ से हमें एक पैटर्न देखने को मिल रहा है कि फर्स्ट टर्म ए आया, फिर सेकंड टर्म ए प्लस डी आया। अगर हम थर्ड टर्म की बात करें और ए को एज इट इज लिखें तो
ए के साथ क्या ऐड हुआ, 2 के साथ 6 बनाना है तो 4 ऐड हुआ। 4 को हम 2d लिख सकते हैं क्योंकि d की वैल्यू 2 है, तो 2 इंटू 2 4 हो जाएगा। तो ऐसे करके हमने थर्ड टर्म बना लिया। थर्ड बना लिया तो अब हम फोर्थ भी बना पाए, a प्लस 3d, क्योंकि हमें पैटर्न समझ में आ गया कि फर्स्ट टर्म में d नहीं था, फिर सेकंड टर्म में d ऐड हुआ, फिर थर्ड टर्म में 2d ऐड हुआ, फिर फोर्थ टर्म में 3d ऐड हुआ, है ना। अगर हम फिफ्थ टर्म लिखने जाएंगे, अगर हम यहाँ से फिफ्थ टर्म लिखने जाएंगे तो वो a प्लस 4d आएगा। ठीक है। अब यहाँ से किसी स्टूडेंट ने एक ऑब्जर्वेशन निकाल लिया कि सर इसमें तो कुछ ऐसा हो रहा है कि जब हम सेकंड टर्म लिखते हैं तो डी आता है, थर्ड टर्म लिखते हैं तो 2d आता है, और फोर्थ टर्म लिखते हैं तो 3d आता है ना, फिफ्थ टर्म लिखते हैं तो 4d आता है। मतलब अगर हम फिफ्थ टर्म लिख रहे हैं ना, तो यहाँ d के साथ जो मल्टीपल आता है या जो कोफिशिएंट आता है वो फिफ्थ टर्म लिखने पे उसका -1 करके आ रहा है, फोर्थ टर्म लिखने पे उसका -1 करके आ रहा है, थर्ड टर्म लिखने पे उसका -1 करके आ रहा है, और सेकंड टर्म लिखने पे उसका -1 करके आ रहा है। इसका मतलब क्या है, अगर हम इस सीरीज का nth टर्म लिखते हैं जिसको हम जनरल टर्म भी बोलते हैं, तो हम कैसे लिखेंगे, अगर हमें nth टर्म लिखना है तो ए तो हम एज इट इज लिख देंगे प्लस, अगर आप nth टर्म लिख रहे हो तो n में से भी आपको -1 करना पड़ेगा, इनटू में d आ जाएगा, और ऐसे बेटा इसका nth टर्म बन जाता है जिसको हम an भी बोलते हैं। pn भी बोल सकते हो आप, pn भी बोल सकते हो आप, तो दोनों लिखने का तरीका है। तो ये इस सीक्वेंस का जनरल टर्म होता है, या ऐसे बोल सकते हैं कि अरिथमेटिक प्रोग्रेशन का जनरल टर्म होता है, जो कि इस तरह से लिखा जाता है a प्लस n-1 इंटू डी, है ना। अब मैं फिर से आपके सामने यही सीक्वेंस फिर से लिख देता हूँ क्योंकि हम और ऑब्जर्वेशन निकालने वाले हैं। तो हमने फिर लिखा, तो मैंने कहा कि ये 2 आ गया, 4 आ गया, 6 आ गया एंड 8 आ गया। तो आप फिर से इसको ऑब्जर्व करना, आपने कहा कि 2 से 4 बनाने के लिए हमने +2 किया, 4 से 6 बनाने के लिए +2 किया, 6 से 8 बनाने के लिए अगेन +2 किया। इस सीक्वेंस को अगर आप ध्यान से देखोगे ना तो आपको ये दिखेगा कि ये सीक्वेंस लगातार आगे बढ़ता जा रहा है, तो ये नंबर्स जो है वो इंक्रीज हो रहे हैं, 2 से 4 आया, फिर 6 आया, फिर 8 आया। तो ये जो नंबर्स है ना वो लगातार कैसे हो रहे हैं, इंक्रीज हो रहे हैं। अगर नंबर लगातार इंक्रीज हो रहे हैं और अगर आप डी पे फोकस करो तो डी इस केस में कैसा है, पॉजिटिव है। तो यहाँ से कुछ बातें हम लिख सकते हैं, अगर हमारा डी ग्रेटर देन 0 होता है तो इस तरह के प्रोग्रेशन को, इस तरह के अरिथमेटिक प्रोग्रेशन को हम इंक्रीजिंग एपी बोलते हैं। अगर डी ग्रेटर देन 0 है तो इस तरह के प्रोग्रेशन को हम इंक्रीजिंग जीपी बोलते हैं, है ना, क्योंकि लगातार वो क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है। तो इंक्रीजिंग एपी बोलते हैं, सॉरी जीपी नहीं एपी बोलते हैं। तो इंक्रीजिंग एपी हुआ कब, जब डी ग्रेटर देन 0 हुआ। अगर डी लेस देन 0 आ रहा है किसी अरिथमेटिक प्रोग्रेशन में तो आप उसको डिक्रीजिंग एपी बोल सकते हो, है ना, डिक्रीजिंग एपी बोल सकते हो। अच्छा ऐसा कैसे होगा, तो मैं आपको बता देता हूँ। जैसे -2 आया, फिर -4 आया, फिर -6 आया, फिर -8 आया, तो ये जो एपी लिखी है इसमें अगर आप कॉमन डिफरेंस निकालोगे तो सेकंड माइनस फर्स्ट करेंगे हम, तो हमें -2 मिलेगा, तो ये डिक्रीजिंग एपी बनेगी। ये वाली जो एपी है उसको हम डिक्रीजिंग बोलते हैं। इसमें एक बात और आती है बेटा, जब डी इक्वल टू क्या हो जाता है, 0 हो जाता है, इस तरह की एपी को हम कांस्टेंट एपी बोलते हैं। इस तरह की एपी को हम कांस्टेंट एपी बोलते हैं। और इसका एग्जांपल मैं आपको बताऊं तो जैसे 2 आया, फिर 2 आया, फिर 2 आया, फिर 2 आया, तो इस तरह का जो टर्म आता है, तो इस तरह की जो एपी है इसको हम कांस्टेंट एपी बोलते हैं, और इसमें कॉमन डिफरेंस हमेशा 0 होता है। तो ये सारी बातें हमने ऑब्जर्वेशन के थ्रू निकाल दी हैं। ठीक है, हमें फर्स्ट टर्म लिखना आ गया, हमें सेकंड टर्म लिखना आ गया, हमें थर्ड टर्म लिखना आ गया, हमें फोर्थ टर्म लिखना आ गया, हमें जनरल टर्म भी लिखना आ गया, कॉमन डिफरेंस बेटा लिखना आ गया। कॉमन डिफरेंस हम कैसे लिखते हैं, सेकंड माइनस फर्स्ट, थर्ड माइनस सेकंड, फोर्थ माइनस थर्ड, इस तरह से सेकंड लास्ट माइनस सेकंड लास्ट करके हम कॉमन डिफरेंस लिख रहे होते हैं। ठीक है, तो ये वाली बात हो गई है। तो ये कुछ बेसिक बातें हैं जो अभी हम यूज करने वाले हैं क्वेश्चंस के अंदर। तो
बाकी और भी जो चीजें आएंगी वो हम बीच में कर रहे होंगे। तो क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है हमारे पास, और इसमें ये बताना है विच ऑफ द फॉलोइंग सीक्वेंस आर इन अरिथमेटिक प्रोग्रेशन, ये बताना है। तो कौन सा एपी बना रहा है ये हमें बताना है। फाइनल कंक्लूजन ये है। तो हमने देखा कि 2 से 6 बनाने के लिए 4 ऐड हुआ, फिर हमने देखा कि 6 से 10 बनाने के लिए अगेन 4 ऐड हुआ, फिर हमने देखा 10 से 14 बनाने के लिए अगेन 4 ऐड हुआ। इसका मतलब दो टर्म्स के बीच में कांस्टेंट डिफरेंस है जो कि 4 का डिफरेंस है। तो इसको हम एपी बोल सकते हैं, क्योंकि इस तरह की डेफिनेशन जो है वो एपी को रिप्रेजेंट करती है। जो कि हमने एपी में ये देखा है कि अरिथमेटिक प्रोग्रेशन कुछ इस तरह का प्रोग्रेशन है, उसमें दो टर्म्स के बीच का डिफरेंस कांस्टेंट आता है जो कि आ भी रहा है, तो इसको हम एपी बोल सकते हैं। इधर देखो आप, 15 और 12 की बात करते हैं। तो 15 से 12 बनाने के लिए आपने -3 करा होगा, 12 से 9 बनाने के लिए अगेन आपने -3 करा होगा, 9 से 6 बनाने के लिए अगेन आपने -3 करा होगा। तो अगेन ये एपी है जिसका कॉमन डिफरेंस क्या है, -3 है। इस एपी का कॉमन डिफरेंस क्या है, 4 है ना। कॉमन डिफरेंस को डी से रिप्रेजेंट करते हैं, इसका 4 हो गया, इसका कॉमन डिफरेंस -3 हो गया। 5 से 9 बना 4 ऐड होके, 9 से 12 बना 3 ऐड होके, और 12 से 16 बना 6 ऐड होके। तो ये हमारी एपी नहीं है, क्योंकि यहाँ पे दो टर्म्स के बीच में जो डिफरेंस है वो कांस्टेंट नहीं है, इसलिए ये वाली जो है ना वो एपी नहीं है। तो इसको हम एपी नहीं बोल सकते। ठीक है, अब अगले वाले पे आ जाओ आप। अगले वाले में भी कुछ ऐसा हो रहा है कि अगर आप यहाँ पे डिफरेंस निकालोगे तो 1/3 माइनस 1/2 करोगे, और नीचे एलसीएम 6 आ जाएगा, ऊपर 2 माइनस 3 आ जाएगा, तो -1/6 आ जाएगा। अब आप इसमें से कर लो 1/4 माइनस 1/3 कर लो, तो इधर कितना आएगा 12, और ऊपर 3 -4, तो माइनस का 1/12 है ना। तो यहाँ पे भी क्या हो रहा है कि ये डिफरेंस सेम नहीं आ रहा है, इसका मतलब ये भी क्या है, एपी नहीं है। ये एपी नहीं है, बट ये बेटा एचपी बन सकती है ना। बट आगे जाके उसके बारे में हम बात करेंगे क्लास 11th में, क्योंकि अगर हमने इनके टर्म्स को रिवर्स कर दिया तो ये एपी में आ जाएंगे। एचपी की डेफिनेशन कुछ इस तरह से ही बनती है, हार्मोनिक प्रोग्रेशन बोलते हैं, कि अगर हम टर्म्स को उल्टा कर दें, रेसिप्रोकल कर दें, तो जो सीरीज बनेगी वो एपी में आ जाती है। तो ऐसा हो रहा है इसमें, बट ये एपी तो नहीं है। अगर अभी हम एपी की बात कर रहे हैं तो अगेन ये वाली भी एपी नहीं है। तो ऊपर की जो दो हैं वो एपी है, नीचे की जो दो हैं वो एपी नहीं है। तो ये फर्स्ट क्वेश्चन कंप्लीट हो जाता है इस तरह से। और हम अगले पे चलते हैं। तो अगला ये सेकंड क्वेश्चन है, nth टर्म ऑफ अ सीक्वेंस इज दिस, फाइंड इट्स 15th टर्म। तो ये तो एकदम बेसिक हो गया। अगर हम nth टर्म लिख रहे हैं तो tn से लिख देते हैं 2n-3, है ना। इस वाले n को आप ऐसे समझना कि ये रिप्रेजेंट करने का तरीका है, और ये वाले n से हमें एक्चुअल में आंसर मिलने वाले हैं। जैसे अगर आपको 15th टर्म निकालना है तो आप यहाँ पे क्या लिखोगे, 15 लिखोगे। अब इस T15 का कोई मतलब नहीं है, ये सिर्फ रिप्रेजेंटेशन है। आप यहाँ से कुछ एक्सपेक्ट मत करोगे, यहाँ से कुछ आपको मिलेगा, ये सिर्फ लिखने का तरीका है। तो आप यहाँ पे जैसे ही 15 लिखोगे ना, तो ये आपको दिखेगा 2 इंटू 15-3, ये हो गया 30-3। 30-3 इसका मतलब 27। तो इस क्वेश्चन का आंसर 27 आ गया। तो इसमें वैल्यू पुट करनी है, आप कुछ नहीं करना है। तो डायरेक्ट हम 15th टर्म लिख सकते हैं। इसको देखो, इफ द pth टर्म ऑफ एन एपी इज दिस, फाइंड द एपी। तो pth टर्म लिख लेते हैं, ये हो गया 2p + 3। अब यहाँ पे हमें एपी निकालना है तो हमें 2-3 टर्म लिखने पड़ेंगे। तो हमने 1 लिखा, 1 लिखा तो आपको मिलेगा क्या, 1 लिखने पे आपको मिल गया 5। फिर हमने कहा कि हम 2 भी लिखेंगे, क्योंकि 3 टर्म्स तो एटलीस्ट चाहिए हमको। 2 इंटू 2 + 3, तो ये 7 हो गया, है ना। फिर हमने कहा कि और आगे गए तो हमने 3 लिखा, 3 लिखा तो 2 इंटू 3 + 3 आया, और ये हमें 9 मिलता है ना। तो आप इसको देखो, 5 देन 7 देन 9, आगे आप लिख ही सकते हो। इन दोनों में डिफरेंस 2 का, इन दोनों में डिफरेंस 2 का,
तो अगला जो है वो 2 के डिफरेंस से बनेगा, मतलब 11 बनेगा। तो इस तरह से आप इसकी भी एपी बना सकते हो। तो एपी बन गई है, एपी बनानी थी। अच्छा, एक बात और मैं आपको बता देता हूँ, जैसे ये एपी है तो हमने इसको फर्स्ट टर्म बोला, इसको सेकंड टर्म बोला, इसको थर्ड टर्म बोला। कभी कभी हम इनको टर्म्स बोलते हैं, कभी कभी हम इनको एलिमेंट्स भी बोलते हैं। ये एपी के जो एलिमेंट्स हैं वो 5 7 9 है। तो ये वर्ड्स हैं, कुछ बेसिक बेसिक बातें जो आपको स्टार्टिंग में पता रहे तो बहुत अच्छी बात है, क्योंकि कभी कभी इन बेसिक्स के ऊपर भी क्वेश्चन आ जाता है, एमसीक्यू में पूछ लेते हैं। तो वो वाली बात है। तो टर्म्स भी बोल सकते हैं, एलिमेंट्स भी बोल सकते हैं। अगला सवाल ये है, फाइंड द 24th टर्म ऑफ द सीक्वेंस। एक सीक्वेंस दे रखा है जिसका हमें 24th टर्म निकालना है। तो सबसे पहले जब भी हमें कोई टर्म एपी का निकालने के लिए पूछेंगे तो पहला काम हम क्या करेंगे, पहला काम हम करेंगे फर्स्ट टर्म लिखेंगे। फर्स्ट टर्म हमें मिल गया जो कि 12 है। ठीक है, उसके बाद दूसरा काम हमें निकालना है कॉमन डिफरेंस। तो डी कैसे निकालेंगे, डी निकालेंगे सेकंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म से। तो सेकंड टर्म हमें मिलता है 10, और 10 में से फर्स्ट माइनस करोगे तो आपको मिलेगा माइनस का 2। तो ये आ गया डी, ए आ गया और डी आ गया, ये दोनों आ गए। उसके बाद हमें क्या करना है, 24th टर्म लिखना है। तो आपको nth टर्म का फॉर्मूला पता होना चाहिए, ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी। तो इधर आप 24 लिखोगे, ये सिर्फ लिखने का तरीका है, यहाँ से कुछ नहीं मिलेगा। इधर आ जाओ आप, यहाँ से सब कुछ मिलेगा। ए की जगह हम 12 लिख देंगे, एन की जगह 24 लिख देंगे, क्योंकि एन क्या है, एन है नंबर ऑफ टर्म्स। 24 माइनस वन इंटू डी, डी हो गया माइनस का 2। तो ये जो वैल्यू है वो आपको 12, इधर से 23 आ गया और इधर माइनस का 2 आ गया। तो ये कितना आ गया, ये आ गया 12 माइनस 46, और ये माइनस का 34 आ जाता है बेटा। तो इस क्वेश्चन का जो आंसर है वो माइनस का 34 बन जाएगा। इसमें से हमें फिर से एक बात निकल के आती है, तो ये इसके बारे में भी बात कर लेते हैं। जैसे 24th टर्म, मतलब nth टर्म की जब हम बात करते हैं तो n की बात नहीं की हमने, तो n की भी कर लेते हैं। n जो होता है ना वो नंबर ऑफ टर्म्स है, और नंबर ऑफ टर्म्स के बारे में एक ही इंफॉर्मेशन आप रख लो तो आपका काम हो जाएगा। नंबर ऑफ टर्म्स जो है ना वो हमेशा नेचुरल नंबर होते हैं। तो आपको इस बात का ध्यान रखना है कि अगर कभी n जो है वो फ्रैक्शनल आ रहा है, 1/4 आ रहा है, 1/3 आ रहा है, या नेगेटिव आ रहा है, या जीरो आ रहा है, तो इस तरह के जो टर्म्स है ना वो नंबर ऑफ टर्म्स नहीं बन सकते। जीरो टर्म्स के लिए भी एपी नहीं बन सकती, क्योंकि अगर किसी एपी में जीरो टर्म्स हैं तो फिर वो एपी नहीं है ना। तो स्टार्टिंग जो नंबर ऑफ टर्म्स की होगी उसमें एन जो है ना वो हमेशा नेचुरल नंबर रहने वाला है। इस बात का आप ध्यान रखना, क्योंकि इस तरह के क्वेश्चन हम करेंगे अभी, जहाँ पे एन डिसाइड करेगा कि क्वेश्चन ऐसे आएगा कि एक आपको एलिमेंट दे देंगे या एक टर्म दे देंगे और पूछेंगे कि ये जो टर्म है वो इस एपी का टर्म है या नहीं। तो जब एन की वैल्यू हम निकाल रहे होंगे ना उस क्वेश्चन में, अगर वो वैल्यू फ्रैक्शनल आ जाती है या फिर नेगेटिव आ जाती है तो हमें पता चल जाएगा कि वो जो टर्म लिखा है वो एपी का टर्म नहीं है। तो ये एन ही बताता है। उसके लिए आपको एन के लिए इंफॉर्मेशन होनी चाहिए। तो वो इंफॉर्मेशन ये है कि एन हमेशा नेचुरल नंबर होता है, क्योंकि टर्म्स है ना, तो वो फ्रैक्शनल कैसे हो सकते हैं, नेगेटिव नहीं हो सकते, तो सिर्फ नेचुरल नंबर अलाउड है। तो इस बात का यूज करेंगे अभी हम। फाइंड द 30th टर्म ऑफ द सीक्वेंस। 30th टर्म लिखना है हमें इस बार, है ना, पिछले वाले सवाल की तरह है। तो सबसे पहले ए लिख रहे होंगे, ए की वैल्यू 1/2 आ जाती है। उसके बाद बेटा डी लिख रहे होंगे, तो डी की वैल्यू सेकंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म से आती है। तो सेकंड माइनस फर्स्ट कर रहे हैं तो क्या आएगा, 1 माइनस 1/2 आएगा, और 1 माइनस 1/2 के बराबर होगा। तो डी मिल गया हमें, ए और डी मिल गया। तो हमें 30th टर्म लिखना है, तो 30th टर्म हम T30 से लिखेंगे। ए प्लस 29D अब मैं डायरेक्ट लिखूंगा, क्योंकि आपको पता है अगर आपको 30th टर्म लिखना है तो जो डी का कोफिशिएंट बनेगा वो 30 में से 1 माइनस करके आएगा। ये बात अभी स्टार्टिंग में ही कर ली हमने। और ये मैं कैसे लिख रहा हूँ, ये इस फॉर्मूले से लिख रहा हूँ, टी एन इक्वल टू ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी, उससे मैं लिख रहा हूँ। ठीक है, तो ये आ गया।
अब ए पे आते हैं, तो ए तो हो गया 1/2 प्लस 29, 29 आ गया, और डी कितना आ गया, डी भी बेटा 1/2 आ गया, तो ये 1/2 प्लस 29/2 आ गया, मतलब ये 30/2 आ गया, और 30/2 का मतलब क्या हो गया, 15 हो गया। इस क्वेश्चन का जो आंसर है बेटा वो 15 आ गया। ठीक है, तो अगले पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन हमारे पास ये है। इसको आप अच्छे से देखो ना, तो आप ऑब्जर्वेशन से इसका 100th टर्म लिख सकते हो। जैसे फर्स्ट टर्म में 1 × √3 आया, सेकेंड टर्म में 2 × √3 आया, थर्ड टर्म में 3 × √3 आया। तो जो 100th टर्म होगा वो 100 √3 आ रहा होगा। ये आप बिना सोचे समझे लिख सकते हो, क्योंकि ये पैटर्न देख के समझ में आ रहा है कि इसका आंसर ही आएगा। बट फिर भी करना तो हमें है ही, तो हम करने के लिए क्या करेंगे, सबसे पहले ए लिखेंगे, तो ए हो गया √3। और अगर डी की बात करें तो डी सेकंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म से निकलेगा। तो जब सेम रूट होते हैं ना तो कोफिशिएंट माइनस होते हैं, 2 - 1 1 √3, और 1 √3 को आप √3 लिख सकते हो। ठीक है, इसके बाद 100th टर्म लिखा जाएगा ए 100 से या फिर टी 100 से, और इसको हम कैसे लिखते हैं, ए प्लस 99 डी। जब ए की बात करेंगे तो √3 प्लस 99, और डी की बात करेंगे तो अगेन √3, अगेन कोफिशिएंट ऐड होंगे तो 99 प्लस 1 100 √3 इसका आंसर आएगा। तो ये इसका आंसर है ना। अगले पे चलते हैं। अगला ये, फाइंड द 50th टर्म ऑफ द सीक्वेंस। 50th टर्म लिखना है हमें, 1/n, n प्लस 1/n, 2n प्लस 1/n, इस तरह से चल रहा है। ठीक है, तो सबसे पहले ए की बात कर लो, ए आ गया 1/n। फिर डी की कर लेते हैं, तो डी कैसे निकालेंगे, सेकेंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म, तो माइनस 1/n, इसको सॉल्व कर लो, नीचे एन आ जाएगा, ऊपर आपके पास क्या आएगा, एन प्लस 1 माइनस 1, तो ये एन अपॉन एन आ जाएगा, जो कि 1 आ जाएगा। तो डी क्या आ गया, 1 आ गया। अब आपको ए 50 लिखना है। ए 50 का मतलब क्या हुआ, ए प्लस 49 डी। 49 क्यों आता है, क्योंकि हमने ये ऑब्जर्वेशन निकाली है कि जब 50th टर्म लिखते हैं हम, तो डी का कोफिशिएंट उसमें से 1 माइनस होके आता है। तो ए आ गया 1/n प्लस 49, और डी आ गया 1, तो इसका जो आंसर है वो 1/n प्लस 49 बन जाता है। तो ये इस क्वेश्चन का आंसर है। ये अगला क्वेश्चन है, इज 402 अ टर्म ऑफ द सीक्वेंस। तो अगेन वो सवाल आ चुका है जिसकी बात हो रही थी कि 402 एक सीक्वेंस का, इस सीक्वेंस का टर्म है या नहीं, ये हमें बताना है। तो हम क्या करेंगे कि हम लेट करेंगे कि लेट 402 let 402 is nth term of the sequence of the sequence, ऐसा हम लेट करते हैं। ये जो सीक्वेंस है बेटा, ये आप चेक कर लो, इधर 5 का डिफरेंस है, इधर 5 का डिफरेंस है, इधर भी 5 का डिफरेंस है। तो बेटा ये जो सीक्वेंस है वो अरिथमेटिक प्रोग्रेशन है। तो हमने ये लेट कर लिया ए एन इक्वल टू 402। इसके बाद हम क्या करेंगे, हम एन की वैल्यू निकालेंगे यहाँ से, क्योंकि ए और डी हमें यहाँ से मिल जाएगा। तो ए निकालो आप, तो ए मिलेगा आपको 8, और आप डी निकालोगे ना तो डी आपको सेकंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म से मिलेगा। तो 13 - 8 करके आपको डी मिलेगा, जो कि 5 आ रहा होगा। ठीक है, 5 आ गया। अब यहाँ से हम एन निकालेंगे, और एन अगर कुछ इस तरह का नंबर आता है, फ्रैक्शन वगैरह आता है, तो हम बता देंगे कि ये इस सीक्वेंस का टर्म नहीं है। और अगर नेचुरल नंबर आता है तो हमें पता चल जाएगा कि वो सीक्वेंस का टर्म है। तो ए एन का फॉर्मूला देखना, ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी इक्वल टू क्या आया, 402। इस बार हमारा टारगेट है एन निकालना, तो ए की जगह लिख दिया 8, और डी की जगह लिख देंगे क्या, 5 इक्वल टू 402। इस 8 को उधर ले जाते हैं तो माइनस हो जाएगा, तो n - 1 इंटू 5 इक्वल टू 402 - 8। ठीक है, तो ये कितना, ये आ जाएगा 394, और 5 को डिवाइड में लगा दो आप, तो n - 1 इक्वल टू 394 अपॉन 5, ये हो गया। ठीक है,
और अब इस -1 को उधर ले जा सकते हैं अपन, तो 394 अपॉन 5 प्लस 1। अगर आप 5 का इधर डिवाइड लगाओगे तो 7 आ जाएगा, 8 आ जाएगा, 78.8 आएगा, प्लस 1 करेंगे तो 79.8 आ जाएगा। तो ये पॉइंट में आ चुका है, और पॉइंट में आ चुका है तो मैंने आपको बोला है कि n जो है वो नेचुरल नंबर नहीं है, और इस वजह से ये जो टर्म है वो इस AP का टर्म नहीं है। ठीक है, आगे चलते हैं। फाइंड द कॉमन डिफरेंस इन 99th टर्म ऑफ द अरिथमेटिक प्रोग्रेशन, ये बताना है। तो कॉमन डिफरेंस इन 99th टर्म ऑफ द अरिथमेटिक प्रोग्रेशन, तो कॉमन डिफरेंस लिखना है और 99th टर्म लिखना है। अगेन सिंपल बात है, तो हम ए लिखते हैं पहले। ये लिखा हुआ है हमारे पास, तो इसको थोड़ा सा अलग करके करते हैं, तो आप डी आसानी से निकाल पाओगे। कैसे? ये मिक्स फ्रैक्शन में लिखा है, तो आप इसको 7 प्लस 3/4 लिख सकते हो, और इस टर्म को 9 प्लस 1/2 लिख सकते हो। ठीक है, वैसे ही है। तो जब आप डी निकालोगे तो ये A1 है, A1 की जरूरत भी हमें। A2 की बात करें तो 9 प्लस 1/2 लिख लेना, ये आ गया। अब आपको डी निकालना है, तो आप सेकंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म करोगे, तो 9 प्लस 1/2 माइनस का 7 प्लस 3/4, माइनस अंदर जाएगा तो साइन चेंज हो जाएगा, तो 9 प्लस 1/2 माइनस का 7 माइनस का 3/4, ये आ जाएगा। 9 माइनस 7 करोगे 2 आएगा, और 1/2 माइनस 3/4 करोगे, तो इसको चलो लिख देते हैं 1/2 माइनस का 3/4, ये आया। अभी आगे गए हम, तो 2 प्लस इधर 4 आ जाएगा, इधर 2 का डिवाइड 4 में लगेगा 2 आएगा, ऊपर 2 आ जाएगा, माइनस का 3, तो ये कितना आ गया 2 माइनस 1/4 आ गया, और इधर मल्टीप्लाई होगा तो 8 आएगा, -1 आएगा, तो ये 7/4 आ जाएगा। ठीक है, तो ये हमारे पास क्या आ जाता है, हम्म 7/4 आ जाता है। तो 7/4 हमारा क्या है, कॉमन डिफरेंस है, जिसकी हमसे उम्मीद करी गई थी वो हमने निकाल दिया है। अभी बात करते हैं 99th टर्म की, तो A99 अगर आपको लिखना है तो आपको A प्लस 98D लिखना पड़ेगा, क्योंकि ऐसा हम करते हैं जब हमें 99th टर्म निकालना होता है, तो कोई भी टर्म निकालना होता है तो A तो एज इट इज आता है, प्लस लगा के डी के साथ जो नंबर लिखा जाता है या जो कोफिशिएंट लिखा जाता है वो इसमें से -1 करके आता है। जो भी टर्म हम निकालते हैं ना उसमें से -1 करके लिखा जाता है। यही हमें nth सम का फॉर्मूला भी बताता है। ठीक है, तो ये आ गया। अब इसके बाद आगे करेंगे ना, तो ए लिखना होगा हमें। तो ए लिखने के लिए इधर 4 का 7 में मल्टीप्लाई करोगे 28 प्लस 3 28 प्लस 3 31/4, इधर कितना 98 इंटू 7/4 आ जाएगा। तो इसको भी कर लेते हैं, तो नीचे तो आ जाएगा 4, ऊपर आ जाएगा 31 प्लस, इधर आ गया 6, 5 कैरी आ जाएगा, 63 आ जाएगा, प्लस 5 आएगा, तो 68 हो जाएगा, है ना। तो ये हो गया। अब इसे प्लस कर लेते हैं, तो ये कितना आ जाएगा, ये 7 आ जाएगा, यहाँ पे 1 आ जाएगा, और यहाँ पे 7 आ जाएगा, अपॉन में 4 आ जाएगा। ठीक है, तो ये इसका आंसर बन जाएगा। तो 717/4, तो ये इसका आंसर है। ठीक है, आगे चलते हैं। अगला ये लिखा हुआ है, हाउ मेनी टर्म्स आर देयर इन द सीरीज, कितने टर्म्स है ये बताना है। तो फिर से n निकालने की बात आ गई है। nth टर्म हमें दे रखा है, और इनमें डिफरेंस देखो आप, 3 इधर देखो 3 इधर देखो 3, इसका मतलब AP है। तो फर्स्ट टर्म लिखा हमने 4, कॉमन डिफरेंस कैसे लिखेंगे, सेकंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म से, तो इधर आ जाएगा 3, और इसको हम nth टर्म बोल सकते हैं इस सीरीज का, तो 148। अब nth टर्म हमेशा हमें n निकाल के देता है, तो a प्लस n-1 इंटू डी क्या आ जाएगा, इंटू डी आ जाएगा 148, ये आ गया। अब एक ही बात कर लो, a लिख दिया 4, n-1 डी लिख दिया कितना 3, इक्वल टू में क्या आएगा 148 आएगा। इस 4 को उधर ले गए, तो n-1 इंटू 3,
कितना आ जाएगा 148 माइनस का 4, तो ये 144 आ जाएगा। अब 3 को डिवाइड में लगा देते हैं तो n माइनस वन इक्वल टू 144 अपॉन में क्या आएगा 3। 3 से डिवाइड लगाएंगे 4 आएगा, और क्या आएगा 2 बचेगा 6 आ जाएगा। नहीं नहीं 6 नहीं आएगा, 2 बचेगा 4 आएगा 24 आएगा, तो 8 आएगा। ठीक है, तो n माइनस वन जो है वो 48 आ गया। इस माइनस वन को आप उस तरफ ले जा लो, तो n की जो वैल्यू है वो कितनी आ जाएगी 48 प्लस वन आ जाएगी। तो इस क्वेश्चन का जो आंसर है बेटा वो 49 आ जाएगा। तो 49 इसका आंसर है। और ये अगला वाला है, और फिर उसके बाद ये है। तो एक तो मैं कर देता हूँ, और एक होमवर्क में जाएगा, तो ये वाला होमवर्क है आपका। और एक मैं कर देता हूँ, तो मैंने ये वाला चुन लिया है, मैं ये करूंगा। ठीक है, तो अगेन nth टर्म दे रखा है, फर्स्ट टर्म दे रखा है। फर्स्ट टर्म हो गया a इक्वल टू 0.5। ठीक है, d निकालने का ट्राई करोगे ना तो 0.53 माइनस 0.50 से निकाल लो आप, है ना। तो जब माइनस करोगे तो 0.03 मिल रहा होगा। तो ये तो d आ गया, और ये क्या है, ये nth टर्म है। nth टर्म आपको n देता है, तो 1.1 लिखा है। तो फॉर्मूला लिख लेंगे a प्लस एन माइनस वन इंटू डी, क्या आ जाएगा 1.1 आ जाएगा। a की जगह पे a का वैल्यू 0.5 प्लस एन माइनस वन इंटू डी। डी की बात करें तो 0.03 आएगा, इक्वल टू में 1.1 आएगा। पहले 0.5 को ले जाते हैं उधर, तो एन माइनस वन इंटू 0.03 इक्वल टू क्या आएगा 1.1 आएगा, माइनस का 0.5 आएगा। इधर माइनस करेंगे तो 0.6 आ जाएगा। फिर 0.03 को डिवाइड में ले जाते हैं, तो n माइनस वन इक्वल टू 0.6 अपॉन 0.03। इधर से पॉइंट हटाया 2 जीरो ऊपर, और इधर से पॉइंट हटाया 1 जीरो नीचे। इससे ये कट गया, इससे ये कट गया, तो इधर 2, 2 इंटू 10 20 आ गया। और जैसे ही 20 आ गया तो n माइनस वन 20 आ गया। अब आप माइनस वन को RHS में ले जाओ तो प्लस वन हो जाएगा, तो 20 प्लस वन आ जाएगा। तो इसका आंसर बेटा 21 आ जाएगा। इस क्वेश्चन का आंसर 21 आ जाएगा। ये आपका होमवर्क क्वेश्चन है। इस पे आ जाते हैं, विच टर्म ऑफ द AP इज 52। अगेन वो उस टाइप का क्वेश्चन है कि 52 कौन सा टर्म है, अभी जो कर रहे हैं उसी टाइप का है। तो हमने इसको लेट करेंगे कि ये इसका nth टर्म है। Let 52 be the nth term of the AP of nth term of AP। ठीक है, ये हमने लेट करा, और फिर हम आगे करेंगे। तो हमने nth टर्म को क्या बोला 52 बोल दिया। इसके बाद हम फॉर्मूला लगाएंगे, तो a प्लस एन माइनस वन इंटू डी इक्वल टू क्या होना चाहिए 52 होना चाहिए। a की वैल्यू 1 है, और d की वैल्यू आप निकाल सकते हो सेकंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म से, तो d आपका 3 है। तो a के प्लेस पे 1 लिख लो, d के प्लेस पे क्या 3 लिख लो, इक्वल टू 52 आ जाएगा। तो बच्चों क्या करने वाले, 1 को उधर ले जाएंगे, तो n माइनस वन इंटू थ्री इक्वल टू 52 माइनस वन आएगा, तो ये 51 आ जाएगा। फिर 3 को डिवाइड में लाएंगे, तो n माइनस वन इक्वल टू 51 अपॉन 3, 3 का डिवाइड लगा लो तो 17 आ जाएगा। n माइनस वन कितना आ गया 17 आ गया। इसके बाद क्या करना है, 1 को उधर ले जाना है, तो प्लस वन होएगा, प्लस वन होएगा तो n की वैल्यू 18 आ जाएगी। तो ये इस क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा। तो ये भी हमने कर लिया है। तो अगला क्वेश्चन देखो आप, है ना। तो इसमें क्या होता है, दो इक्वेशन बन जाती हैं a एंड d में। तो दो इक्वेशन बनाने के बाद हम उसको एलिमिनेशन वगैरह करके सॉल्व कर रहे होते हैं, और a और d निकालने के बाद हम उसका 11th टर्म निकाल देंगे। तो इन्होंने बोला फिफ्थ टर्म जो है वो 6 है। तो आप देखो जरा, फिफ्थ टर्म लिखने का तरीका क्या हो गया, a प्लस 4d इक्वल टू कितना 6, इक्वेशन नंबर 1। फिर आपसे बोला गया सिक्स टर्म जो है वो 5 है। सिक्स टर्म लिखने का तरीका 1 प्लस 5d इक्वल टू कितना 5। तो ये सेकंड इक्वेशन, अगर हम दोनों को माइनस कर दें तो ये कुछ ऐसे होता है, 4 माइनस 5 करेंगे तो माइनस का d आएगा,
इधर 6 माइनस 5 करेंगे तो प्लस का 1 आएगा, ये माइनस उस तरफ जाएगा जो, तो डी की वैल्यू माइनस का 1 आ जाती है। अब डी माइनस 1 आ गया तो आपको ये निकालने में कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। फर्स्ट इक्वेशन में लिख देते हैं, ए प्लस 4d इक्वल टू 6 था, इधर -1 लिखा हमने, तो ए प्लस 4 इंटू -1 इक्वल टू 6, तो ए माइनस 4 इक्वल टू 6, 4 को उधर ले जाओ तो प्लस का हो जाएगा, तो ए इक्वल टू 10, ए की वैल्यू 10 आ जाती है। ए और डी जैसे ही मिलेगा ना, आप कोई भी टर्म लिख सकते हो, 11th टर्म लिखना है हमें, तो 11th टर्म का मतलब हो गया ए प्लस 10d, है ना। तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, ए की वैल्यू 10 है, प्लस का 10 और डी की वैल्यू -1 है, तो 10 माइनस 10, तो बेटा इसका आंसर आ जाता है 0। ठीक है, इस क्वेश्चन का आंसर क्या आ जाता है, 0 आ जाता है। तो ये भी हो गया, इसके आगे चलते हैं। तो इसमें nth टर्म रिप्रेजेंट कर रहे हैं, tn रिप्रेजेंट्स nth टर्म ऑफ एन एपी एंड एक इक्वेशन, दूसरा इक्वेशन, देन फर्स्ट टर्म एंड इट्स कॉमन डिफरेंस। तो देखो जरा, आप एक इक्वेशन दे रखी है t2 प्लस t5 माइनस का t3 बराबर 10। t2 को लिखने का तरीका a प्लस डी, t5 को लिखने का तरीका a प्लस 4d, t3 को लिखने का तरीका माइनस लगा लो a प्लस 2d, इक्वल टू क्या आ गया, 10 आ गया। अब देखो, इन दोनों को ऐड करोगे 2a आ जाएगा, d प्लस 4d 5d आ जाएगा, और माइनस अंदर जाएगा तो माइनस का a माइनस का 2d इक्वल टू 10 आ जाएगा। तो ये a प्लस 3d इक्वल टू 10 आ जाएगा, है ना। इक्वेशन नंबर 1 बन जाती है ये। अब दूसरी बनाते हैं, t2 को लिखोगे ना तो a प्लस डी आएगा, t9 को लिखोगे तो a प्लस 8d आएगा, इक्वल टू में 17 आ जाएगा। तो ये आ गया 2a प्लस का 9d इक्वल टू 17, ये दूसरी इक्वेशन आ गई। तो यहाँ लिख लेते हैं 2a प्लस 9d इक्वल टू 17, ये दूसरी आ जाती है। ठीक है, करना क्या है, ए और डी निकालना है। तो भाई एलिमिनेशन होगा तो कोफिशिएंट सेम कर लेते हैं, इधर 2 है, इधर ए का कोफिशिएंट 1 है, इधर 2 करते हैं, आसान है, 2 का मल्टीप्लाई ऊपर और नीचे 1 का। तो इधर क्या आ गया, 2a आ गया प्लस का 6d आ गया इक्वल टू 20 आ जाएगा, 1 का कर देंगे तो 2a प्लस का 9d इक्वल टू 17, माइनस कर लो, माइनस करा तो ये कट गया, ये 6 माइनस 9 माइनस का 3d आ जाएगा, और 20 माइनस 17 प्लस का 3 आ जाएगा। अब 3 से 3 कट गया तो माइनस का d जो है वो 1 आ गया, तो जो d है वो -1 आ गया। अब d -1 आ गया तो किसी भी एक में इसमें लिख देते हैं, तो a प्लस 3d जो है ना वो 10 आ गया, ये दे रखा है, तो इधर -1 लिखा, तो a प्लस 3 माइनस का 1 मल्टीप्लाई में इक्वल टू d, तो ये प्लस माइनस माइनस, तो a माइनस 3 इक्वल टू 10, -3 उधर गया तो a की वैल्यू कितनी, 13, a आ गया 13, है ना। a आ गया एंड d आ गया, a एंड d की बात चल रही है, d हमारे पास ये आ गया -1, a आ गया 13। अब क्या कह रहे हैं, अब कह रहे हैं फर्स्ट टर्म एंड कॉमन डिफरेंस, तो फर्स्ट टर्म और कॉमन डिफरेंस निकाल दिया हमने, है ना, तो ये हो चुका है। तो इससे ज्यादा इस एक्सरसाइज में कुछ नहीं बचा है, आपको यही बार बार करवाएंगे, या तो nth टर्म निकलवाएंगे, या फिर n निकलवाएंगे, या फिर a एंड b निकलवाएंगे, या फिर ज्यादा से ज्यादा ये पूछ लेंगे कि ये इस एपी का टर्म है या नहीं, है ना। वही एक सवाल इस पे है कि लास्ट से nth टर्म निकालो, तो वो और करेंगे, खत्म हो जाएगी ये एक्सरसाइज। मतलब अब आपके लिए औपचारिकताएं बची हैं, लगभग लगभग खत्म कर चुके हैं हम। एक क्वेश्चन वो वाला आएगा कि अब लास्ट से निकालना है, तो हम वो और अच्छे से देख लो आप, बाकी हम निपटाते हैं जल्दी जल्दी। तो ये आ चुका है क्वेश्चन जिसकी बात हम कर रहे थे, फाइंड द 10th टर्म फ्रॉम द एंड ऑफ द एपी। ठीक है, तो इसको निकालने का तरीका क्या है कि हम करते क्या है कि इस एपी को रिवर्स करके लिखते हैं। ठीक है, ये इसका फर्स्ट मेथड है, और आप ऐसे ही करो मेरे हिसाब से तो ज्यादा अच्छा रहेगा, लेकिन मैं आपको बताऊंगा दोनों। तो ये वाला मेथड आसान है क्योंकि बच्चे इसको जल्दी समझते हैं। करना क्या है कि आपको इस एपी को रिवर्स करके लिखना है, तो 254 आगे आ जाएगा, और इसको आप लिखोगे 14
देन 9, देन 4। ठीक है, तो रिवर्स करके हमने लिख दिया। ठीक, अब क्या करना है हमें, अब हमें फर्स्ट टर्म चाहिए। तो इसका फर्स्ट टर्म ये बनेगा a इक्वल टू 254। ठीक है, और डी आपको निकालना है तो आप लास्ट से निकाल लो, क्योंकि कहीं से भी निकल सकता है डी। तो ये बात हम कर चुके हैं। 4 - 9 करोगे ना तो -5 आ जाएगा। ठीक है, अब ये हो गया। अब ये कह रहे हैं फाइंड द टेंथ टर्म फ्रॉम द एंड। तो ऐसा करने से होता क्या है, जब आप इस एपी को रिवर्स कर दो ना, तो जो आप टेंथ टर्म एंड से निकाल रहे हो वही टेंथ टर्म जो है वो स्टार्टिंग से बन जाता है ना। तो क्या बोला मैंने, मैंने बोला कि जब भी आप एपी को रिवर्स कर देते हो ना, तो ये आपसे जब भी ऐसा पूछेंगे कि आपको एंड से टेंथ टर्म निकालना है, तो जब आप एपी को रिवर्स करोगे तो वही एंड से जो एंड टेंथ टर्म था, एंड से जो टेंथ टर्म था वो स्टार्टिंग से टेंथ टर्म बन जाएगा। तो आपको इस एपी का टेंथ टर्म निकालना है अब, क्योंकि हमारे पास फॉर्मूले हैं स्टार्टिंग से निकालने के, एंड से नहीं है। तो अब टेंथ टर्म क्या, a + 9d करके निकालोगे। तो a हो गया 254, है ना, प्लस का 9, और d हो गया माइनस का 5। तो ये कितना 254 हो गया, प्लस माइनस माइनस हो गया, 45 हो गया। इधर माइनस कर लोगे तो 209 मिलेगा, है ना। तो ये इसका आंसर है। अब बात ये आती है कि ऐसा होता क्यों है, रिवर्स कर देते हैं हम तो वो जो हम एंड से निकाल रहे हैं वो स्टार्टिंग से कैसे बन गया। तो आप देखो, मैं एक छोटा सा एग्जांपल ले रहा हूँ। 4, 5 एंड 6, ये एक एपी है जिसमें 6 टर्म है। अगर मैं आपसे बोलूं कि मुझे एंड से मुझे थर्ड टर्म निकाल के दो, आप थर्ड टर्म निकाल के दो। तो अगर आप एंड से थर्ड टर्म बोल रहे हो ना, तो एंड से ये फर्स्ट हुआ, ये सेकंड हुआ, ये थर्ड हुआ। तो आपको ये निकालना है, एंड से थर्ड टर्म यही हुआ। जब आप इस एपी को रिवर्स करोगे तो देखो क्या होता है, ये सेम चीज जो हमने यहाँ पे करी है वो यहाँ पे हो रही होगी। अगर हम रिवर्स करें तो 6 पहले लिखेंगे हम, फिर 5 लिखेंगे, फिर 4 लिखेंगे, फिर 3 लिखेंगे, फिर 2 लिखेंगे, एंड देन फिर 1 लिख देंगे। तो जो लास्ट से थर्ड था, जैसे ही हमने एपी को रिवर्स किया तो वो स्टार्टिंग से थर्ड बन जाता है। ये बात मैं आपसे कर रहा हूँ, है ना। तो इस बेसिस पे हमने इस क्वेश्चन को सॉल्व किया है। ये छोटा सा एग्जांपल है और ये बड़ा क्वेश्चन है। तो हमने छोटे से में इसलिए बताया क्योंकि आपको ये बात समझ में आ जाए कि ये क्यों हुआ है। तो आप देख पा रहे हो प्रैक्टिकली कि ये हो रहा है। ठीक है, तो अब यहाँ से हमने ऑब्जर्वेशन उठा ली और उसको यहाँ पे लगा दी, बस छोटी सी बात है। तो जो हमने एंड से थर्ड हम बोल रहे थे वो स्टार्टिंग से थर्ड बन चुका है। ठीक है, एक बात तो ये है। अब दूसरी बात ये आती है कि इसका कोई सेकंड मेथड भी बन सकता है क्या। तो सेकंड मेथड भी बन सकता है अगर हम, हाँ, तो इसका एक और मेथड भी बन सकता है। तो ये क्वेश्चन था हमारे पास 4, 9 एंड 14, और लास्ट में 254 था। तो ये क्वेश्चन था हमारा। ठीक है, तो इसको करने का और क्या, अगर हम स्टार्टिंग से करने जाए तो हम कैसे कर सकते हैं। तो अगेन वो छोटा सा एग्जांपल फिर से लिखूंगा आपके पास में, 1, 2, 3, 4, 5 एंड 6। और मैंने अगेन सेम क्वेश्चन पूछा है फ्रॉम द एंड, है ना। थर्ड टर्म थर्ड टर्म लिखना है हमें, तो थर्ड टर्म फ्रॉम द एंड अगर हम लिख रहे हैं तो वो ये 4 रहेगा। अगर हम एंड से लिख रहे हैं तो इसको अगर हम स्टार्टिंग से लिखें तो हम कैसे लिखते हैं, अगर हमारे पास सिक्स टर्म है टोटल, तो हम 6 लिख लेते हैं। 6 में से माइनस क्या करना है, हमें 3 करना है और प्लस 1 करना है। तो ये आ जाता है हमारे पास 3 + 1, 6 - 3 3, 3 + 1 4। तो ये फोर्थ टर्म आ जाता है ना। तो ये इसका एक और तरीका हो सकता है, अगर आप एपी को रिवर्स नहीं करते हो और आप नॉर्मली करना चाहते हो तो आप ऐसे कर सकते हो। तो हम इसको ऐसे बोलते हैं कि आरथ टर्म फ्रॉम द एंड, फ्रॉम द एंड।
अगर हमें निकालना है तो हम कैसे निकालते हैं, अगर उस एपी में टोटल एन टर्म है तो एन माइनस आर प्लस वनथ टर्म जो होता है ना, वो स्टार्टिंग से बन जाता है। जो हम एंड से आर टर्म निकाल रहे हैं ना, तो एंड से आर टर्म निकालना या फिर स्टार्टिंग से ये वाला टर्म निकालना, दोनों बातें एक है। तो ये काम हम यहाँ पे कर सकते हैं। तो इस सीक्वेंस में टोटल 6 टर्म थे, इस सीक्वेंस में टोटल एन टर्म है। ठीक है, 6 में से आपको कौन सा माइनस करना है, जो आपसे एंड से पूछा जा रहा है वो आपको माइनस करना है, +1 कर देना है। तो ऐसे करके आपको फोर्थ टर्म मिलता है ना। और ये फोर्थ टर्म आप निकालोगे तो आपको ये वही आंसर देगा जो एंड से थर्ड टर्म दे रहा होगा, क्योंकि जो एंड से थर्ड है ना वो स्टार्टिंग से कौन सा है, स्टार्टिंग से वो फोर्थ है। तो ये वाला लॉजिक लगा के भी हम इस क्वेश्चन को कर सकते हैं। तो बस आपको लॉजिक बताना था। तो लॉजिक आपको समझ में आ गया होगा कि अगर हमसे कोई कह रहा है कि हमको एंड से टेंथ निकालना है तो हमें स्टार्टिंग से कौन सा निकालना पड़ेगा। तो हम इसको यहाँ पे लिख सकते हैं टेंथ टर्म फ्रॉम द एंड, है ना, टेंथ टर्म फ्रॉम द एंड इक्वल टू टोटल नंबर ऑफ टर्म्स निकालोगे आप। टोटल नंबर ऑफ टर्म्स अगर मैं निकाल ही देता हूँ टोटल नंबर ऑफ टर्म्स, जैसे हमें पता है nth टर्म जो है ना वो कितना है, 254 है। तो यहाँ से हम फॉर्मूला लगा सकते हैं a प्लस एन माइनस वन इंटू डी का इक्वल टू 254 आ गया। फिर a की बात कर लें तो a आ गया 4, एन माइनस वन एन हमें पता नहीं है, डी की बात कर लें तो 9 माइनस 4 5 आएगा इक्वल टू 254 आएगा। 4 को उधर ले गए तो n माइनस वन इंटू 5 कितना आ गया, 250 आ गया। 5 को डिवाइड में लगा लो तो n माइनस वन जो है वो 250 अपॉन 5 आ जाएगा, तो ये 50 आ जाएगा। फिर हम माइनस वन को उधर ले जाएंगे तो n कितना 51 आ जाएगा। n 51 है, नंबर ऑफ टर्म्स कितने हैं 51। तो टेंथ टर्म फ्रॉम द एंड निकालना है तो टोटल नंबर ऑफ टर्म 51, तो 51 माइनस 10 प्लस वनथ टर्म आपको स्टार्टिंग से निकालना पड़ेगा। तो ये 41 प्लस 1 तो ये 42 टर्म हो गया। 42 42nd टर्म आपको निकालना पड़ेगा फ्रॉम द स्टार्टिंग, फ्रॉम द स्टार्टिंग। ऐसे करके भी आप कर सकते हो, तो ये भी एक तरीका हो सकता है करने का। और फर्स्ट वाला तो है ही आपके पास कि एपी को रिवर्स करो, फिर आपको कोई मेहनत नहीं करनी, जो आप एंड से निकाल रहे हो वो स्टार्टिंग से बन जाता है। ठीक है, तो ये कॉन्सेप्ट आपको ये भी बात पता होनी चाहिए कि टोटल नंबर ऑफ टर्म्स 51 थे, हमें एंड से टेंथ निकालना था। तो हमने क्या किया, टोटल में से 10 टर्म माइनस कर दिए। ठीक है, टोटल में से 10 माइनस कर दिए, 51 में से 10 माइनस करिए और +1 करा। ऐसे करके हमें एक टर्म मिलता है और हमें वो निकालना होता है फिर स्टार्टिंग से। तो ये वाली बात हो जाती है। तो आप ऐसे भी जा सकते हो, तो 42nd टर्म अगर आप निकालोगे ना तो वो एंड से 10th टर्म के बराबर ही आ रहा होगा। ठीक है, तो ये वाली बात है। आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। तो डिटरमाइन द अरिथमेटिक प्रोग्रेशन उस थर्ड टर्म इज 5 एंड सेवेंथ टर्म इज 9। तो मुझे लगता है कि ये आप कर सकते हो। इसके बाद 31st टर्म ऑफ एन एपी फाइंड करना है, उस 10th टर्म इज 38 एंड 16th टर्म इज 74। अगेन मुझे लगता है कि आप ये वाला भी कर सकते हो। तो ये आ गया विच टर्म ऑफ द सीरीज इज -81। इसको थोड़ा कर लेते हैं क्योंकि इसमें 2-3 बातें पूछ ली हैं। तो 81 कौन सा टर्म है, तो हमने लेट करा कि इसका nth टर्म है माइनस का 81। तो nth टर्म के लिए फॉर्मूला a प्लस एन माइनस वन इंटू डी इक्वल टू कितना, माइनस का 81। अब कोई पूछे a तो a हो गया 21, d निकालोगे ना तो 18 माइनस 21 करोगे तो d जो है ना वो -3 आएगा। ठीक है, तो 21 प्लस एन माइनस वन इंटू -3, यहाँ पे ब्रैकेट लगा लेना, नहीं आप -3 लिख दो, गड़बड़ हो जाएगी। और इक्वल टू माइनस का 81। ठीक है, अब 21 को उधर ले जाओ तो एन माइनस वन इंटू -3 इक्वल टू माइनस का 81 माइनस का 21। तो ये कितना आ गया, ये आ गया -102।
फिर -3 को देखो आप, तो n-1 इधर, इधर माइनस का 102 अपॉन में माइनस का 3, ये कट गया और इससे ये कट गया, तो 3 आ जाएगा और 4 आ जाएगा। 1 को उधर ले जाओ तो n की वैल्यू 35 आ जाती है, तो n आ गया 35। तो पहले क्वेश्चन का आंसर आ गया, विच टर्म ऑफ द सीरीज इज माइनस का 81, कौन सा टर्म है सीरीज का, तो ये जो है ना वो इस सीरीज का 35th टर्म है, तो ये इसका आंसर है। फिर सेकंड क्वेश्चन पे आते हैं। तो सेकंड क्वेश्चन कह रहा है कि अब इसको थोड़ा हटाते हैं और साइड में थोड़ी जगह चाहिए ना इधर। अब ये कह रहे हैं कैन एनी टर्म ऑफ दिस सीरीज बी जीरो, तो अगेन हमने लेट किया, जैसे जैसे हमने लेट किया था फिर से हमने लेट कर लिया कि nth टर्म भी जीरो है ना। तो अगेन अगर जीरो होगा तो पता चल जाएगा n से, क्योंकि n फ्रैक्शनल नहीं आएगा, नेचुरल नंबर आएगा। अगर नेचुरल नंबर आ जाता है तो आप समझ जाना है कि वो उस सीरीज का टर्म है। तो यही प्रोसेस फिर से a प्लस एन माइनस वन इंटू डी बराबर क्या, जीरो। a की वैल्यू 21 और d की वैल्यू माइनस का 3, बट ब्रैकेट के साथ इक्वल टू जीरो। 21 को उधर ले जाओ तो n-1 इंटू -3 इक्वल टू माइनस का 21। फिर -3 को डिवाइड में ले जाएंगे तो माइनस का 21 अपॉन माइनस का 3, तो ये प्लस का 7 आ गया। अब 1 को उधर ले जाओ तो n की वैल्यू क्या आ जाएगी, 8। तो ये भी हो गया कि इस सीरीज का जो 8th टर्म है ना वो क्या आएगा, जीरो आएगा, और 35th टर्म माइनस का 81 आएगा। अब ये कह रहे हैं कि ऐसा हो रहा है तो फाइंड द नंबर ऑफ टर्म्स। नंबर ऑफ टर्म्स कितने होंगे, तो नंबर ऑफ टर्म्स निकालने के लिए हम ऑलरेडी निकाल चुके हैं। अगर हमने n को 35 निकाल दिया है तो ये इसका nth टर्म ही तो लिया था हमने, ये इसका nth टर्म ही तो लिया था, तो इसका nth टर्म के हिसाब से अगर जाओगे ना तो 35 टर्म्स इस सीरीज में आने वाले हैं। ठीक है, तो -81 लास्ट टर्म था, तो -81 से जो n निकलेगा वो हमारा टोटल नंबर ऑफ टर्म्स बनेगा। ये वाली बात भी थोड़ी करते हैं कि जो nth टर्म होता है ना उसी को एल भी बोला जाता है। तो आप ऐसे मत समझना कभी लास्ट टर्म लिखेंगे कभी nth टर्म लिखेंगे, दोनों बातें बराबर हो जाती हैं, है ना। थोड़ा सा डिफरेंस है, थोड़ा सा डिफरेंस है, बहुत माइनर सा, लेकिन उसके बारे में हम बात करेंगे जब भी आपको इस तरह की सीरीज दे रखी है, आपको ये लास्ट वाला टर्म आपको क्लियर दिख रहा है कि यहाँ पे खत्म हो रही है सीरीज, तो जिसको हम nth टर्म बोलते हैं ना उसी को हम एल भी बोलते हैं। आप अभी तो इसको याद रख लो कि ये दोनों अलग नहीं है, ये दोनों सेम ही है। ठीक है, तो जब हमने इसको लास्ट टर्म लेके जो है निकाला है उसी से हम नंबर ऑफ टर्म्स को डिस्क्राइब करेंगे, तो नंबर ऑफ टर्म्स 35 होने वाले हैं इस क्वेश्चन के अंदर। ठीक है, अगला क्वेश्चन हमारे पास ये वाला है, एन एपी कंसिस्ट ऑफ 60 टर्म्स। एक एपी में 60 टर्म है, फर्स्ट एंड लास्ट टर्म भी दिस एंड दिस, फाइंड द 31st टर्म। ठीक है, तो फर्स्ट टर्म की बात कर रहे हैं तो फर्स्ट टर्म कितना है, 7 है। लास्ट टर्म की बात कर रहे हैं, लास्ट टर्म कितना है, 125 है। बट ये लिखा है कि 60 टर्म है, तो 60 टर्म है तो ये ए 60 जरूर से रहा होगा, तो ए 60 इक्वल टू 125। ए 60 को लिखा जा सकता है ए प्लस 59 डी इक्वल टू 125। ए के प्लेस पे 7 लिखा जा सकता है और ऐसा करके हम डी निकाल सकते हैं। तो 59 डी इक्वल टू 125, 7 को उधर ले जाओ तो 59 डी इक्वल टू 125 माइनस का 7, और हम माइनस करेंगे तो 59 डी इक्वल टू 118, तो ये आ गया। और 59 को डिवाइड में लगाओ 118 अपॉन 59, तो ये वैल्यू 2 के बराबर आ जाती है और डी की वैल्यू 2 आ जाती है। डी और ए मिल गया। इसके बाद फाइंड द 31st टर्म निकालना है आपको। तो 31st टर्म की कैलकुलेशन करने जाओगे ना तो ए प्लस 30 डी से निकलेगा। ए की बात कर लो, ए 7 है प्लस 30, डी की बात कर लो, डी 2 है, तो 30 इंटू 2 60, 60 प्लस 7 67, तो इस क्वेश्चन का जो आंसर है बेटा वो 67 बनेगा। और ये अगला क्वेश्चन है, द सम ऑफ 4th एंड 8th टर्म ऑफ एन एपी इज दिस। तो इसमें भी थोड़ी मेहनत करा रहे हैं, तो 4th टर्म की बात करेंगे ना तो ए प्लस 3 डी आएगा,
उसके बाद एट्थ टर्म की बात करेंगे, बीच में सम मतलब प्लस, a प्लस 7d इक्वल टू 24। ऐड कर रहे हैं तो 2a प्लस का 10d इक्वल टू 24। 2 को कॉमन लिया जा सकता है यहाँ से, तो a प्लस 5d इक्वल टू कितना 24। 2 का डिवाइड लगा दो 24 में, तो a प्लस 5d इक्वल टू 12, ये आ गया। ये इक्वेशन नंबर 1 है। अब इक्वेशन नंबर 2 को देखो आप, सम ऑफ सिक्स्थ एंड टेंथ। तो सिक्स्थ टर्म लिखा जाएगा a प्लस 5d से, टेंथ टर्म लिखा जाएगा a प्लस 9d से इक्वल टू 34। बीच में सम, तो सम के लिए प्लस, तो 2a आ गया, और 9 प्लस 5 14 आ गया। d इक्वल टू कितना आ गया 34 आ गया। 2 को कॉमन ले लो, a प्लस 7d आ गया कितना 34। अब 2 का डिवाइड लगा दो, a प्लस 7d कितना आ गया 34 अपॉन 2, तो ये 17 आ गया बेटा। तो ये इक्वेशन नंबर 1 आ गई, और ये इक्वेशन नंबर 2 a प्लस 7d है ना, a प्लस 7d इक्वल टू कितना 17। तो ये इक्वेशन नंबर 2 आ गई। अब इन्होंने बोला है कि फाइंड द फर्स्ट 3 टर्म्स ऑफ द एपी, और इसके बाद मैं आपके ऊपर छोड़ रहा हूँ, तो ये ए और डी आप निकाल लोगे। ए और डी जैसे ही निकलेगा तो आप फर्स्ट 3 टर्म आराम से लिख पाओगे, है ना। फर्स्ट टर्म ए हो जाता है, दूसरा टर्म ए प्लस डी हो जाता है, फिर उसमें डी ऐड कर देना, तो वो थर्ड टर्म हो जाता है। इसको देखो, द थर्ड टर्म ऑफ एन एपी इज दिस, सेवेंथ टर्म इज दिस, फाइंड द 17th टर्म। तो फिर से मैं आपको बोलूंगा कि ये भी आपका होमवर्क बन सकता है, तो आप ट्राई कर लेना। थर्ड टर्म लिखने का तरीका, a प्लस 2d इक्वल टू कितना 5 आ गया। फिर सेवेंथ टर्म a प्लस 6d कितना आ गया 9 आ गया। अगर आपको d निकालना है तो आप ऐसे माइनस कर लो, तो माइनस का 4d, 2 माइनस 6 माइनस 4, 5 माइनस 9 माइनस का 4, तो इधर से d आ गया 1। d जैसे ही 1 आया आप इसमें पुट कर दो, तो a प्लस 2 इंटू 1 इक्वल टू कितना आ गया 5, ये हो गया 2। तो a प्लस 2 इक्वल टू 5, 2 को RHS में ले जाओ तो माइनस का हो जाएगा, तो a माइनस सॉरी इक्वल टू 5 माइनस 2 कितना आ गया 3। फाइंड द 17th टर्म, तो a 17 लिखोगे ना, तो a प्लस 16d से लिखोगे, तो a आ गया कितना 3, और 16d आ गया कितना 1, तो बेटा आंसर आ गया 3 प्लस 16 मतलब 19। तो इस क्वेश्चन का आंसर 19 आएगा। और बच्चों ये आज का लेक्चर है, और ये फर्स्ट एक्सरसाइज जो है हमारी वो कंप्लीट हो चुकी है। तो अगर यहाँ तक देख लिया है तो आपको पसंद आया होगा, और पसंद आया है तो इसको शेयर कर देना अपने फ्रेंड्स के साथ, है ना। थैंक यू सो मच।